हम लोगों के देखो अब तक 6 वीडियोस हो चुके हैं फिट के, और उसमें फिट के हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जो कुछ था सब कवर कर लिया है, सब पढ़ा लिया है। अब एनसीईआरटी में लास्ट में एक एक्सरसाइज है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं। तो आज एनसीईआरटी में जो लास्ट वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो वाली, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में जो कुछ क्वेश्चन बचे खुचे हैं, जो एग्जाम्पल्स वगैरह जो कुछ रह गया हो, आज सब कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो आज अपना जो लेक्चर रहेगा वो 17th स्टडी पॉइंट जो मैंने डलवाया था शुरुआत में, मिश्रित प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो रहेंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ अब बचा है, सब सारे कॉन्सेप्ट जो कुछ हम लोगों ने शुरुआत से अभी तक पढ़ा, आज कोई नई चीज़ नहीं सीखनी, जो कुछ सीखा है सेट में बस उसी पे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना, जितना कुछ हम लोगों ने किया। चलो भाई शुरू करते हैं ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट सेट्स आर एंड टी बी डिफाइंड एज देन, मतलब आर और टी इस तरह से डिफाइन है कि r इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, और जेड प्लस हमने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव इंटीजर, इफ डिविजिबल बाई 2। ठीक है, पहले r लिख लिया जाए। r ये क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 से डिविजिबल क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एंड सो ऑन, 2 से डिविजिबल हो गए। अच्छा, और t दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z प्लस और x डिविजिबल बाई 6। अच्छा, ये जो t है ये वो x है जो 6 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबल क्या होगा, 6 होगा भाई, 12 होगा, और 18 होगा, 24 होगा, 36 होगा, एंड सो ऑन। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि लेट सेट r एंड t बी डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइंड है, देन t इज द सबसेट ऑफ r इज ट्रू। देखते हैं भाई, अब देखो t में जो एलिमेंट्स हैं वो सब वो एलिमेंट्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो जो एलिमेंट 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही भाई। ये 6, 12, 18, 24, 36, इसके आगे 42 जो कुछ आएगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। यानी t में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब 2 से डिविजिबल हैं, मतलब 2 से डिविजिबल होने वाले सेट में वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो 6 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब t जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा r का। समझ गए ना, क्योंकि ये t के सारे एलिमेंट्स r में होंगे। तो ये ट्रू है, जी हाँ, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ये वाला। देखो दूसरा वाला, a इज इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है, b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, और जो यहाँ पे x है वो r में बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 2 तक है। अब आपको बताना क्या a इज इक्वल टू b इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब देखो बच्चों, आप इसको जल्दी से देखोगे ना तो आपको लगेगा भाई देखो x 0 से 2 तक है, तो x 0 से 2 है तो x भाई 0 है, क्योंकि 0 के बराबर भी है, इज इक्वल टू भी 0 के, तो x 0 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। यही तो ये a दे रहा है। इसका मतलब ये जो a है वही b है, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो क्यों नहीं है, ये बेटा इंटरवल की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है r में, और मैंने आपको जब इंटरवल समझाया था तब बताया था कि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं भाई, 0 से 1 तक ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे, और फिर 1 से 2 तक न जाने कितने आ जाए, ठीक है ना। 0 से a जो दिया हुआ है ये दिया है अपना 0, 1, 2, और जो b है, b ये कह रहा है कि ये 0 से लेके 2 तक सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब b जो है ये 0 से लेके 2 तक सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो a b के बराबर कहाँ से हो जाएगा, कतई नहीं होगा, है ना भाई। a में 3 रियल नंबर्स, इसमें न जाने कितने नंबर्स होंगे, तो a बिल्कुल भाई बराबर नहीं होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हम लोगों ने कल कितनी बार किया था, a इज द सबसेट ऑफ b देन नंबर ऑफ a यूनियन b। अगर a b का सबसेट है तो a यूनियन b के क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b में कितने होंगे भाई, ये b है, ये a है, a b का सबसेट है।
और ए यूनियन बी पूरा इतना, ए यूनियन बी ये पूरा इतना है, तो ए यूनियन बी जो है वही तो बी है। तो यहाँ पे भाई जो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही तो होंगे जितने बी में, क्योंकि ए यूनियन बी ही तो बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। अच्छा, इंटरवल फॉर्म ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो ये आर है ये सच डैट एक्स जो बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तक है। अच्छा 1 देखो 1 के इक्वल तो एक्स है मगर 2 के इक्वल नहीं है, तो जो x है ये 1 से लेके 2 तक है, जिसमें 1 तो शामिल है मगर 2 शामिल नहीं, मतलब x क्या है, x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 2 तक मगर 2 शामिल नहीं, इसलिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 मतलब a में कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a, तो पावर सेट ऑफ a में कितने एलिमेंट होंगे, a में कितने एलिमेंट है भाई, नंबर ऑफ a में कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट हैं। तो आपको क्या बताया था कि अगर A में या किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके क्या बोल रहा हूँ, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बनते हैं, तो आपको बताया था 2 की पावर n सबसेट बनते हैं। अब इस सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो इसके 2 की पावर n सबसेट बनेंगे, तो इसमें अगर 0 एलिमेंट है तो जो इसके सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A में कौन सा एलिमेंट होगा, 1 होगा। और आपको वैसे भी पता भाई पावर सेट ऑफ A में तो A के जो सबसेट होंगे वही आएंगे, और इस पावर सेट में A का है, A जो है वो 5 है भाई, अगर A 5 है तो A का 5 का हमें क्या लेंगे, तो इसका A का सबसेट भी 5 होगा, A में अगर कुछ है ही नहीं तो इसका सबसेट भी कुछ नहीं है, और इसके इस सबसेट को सेट में रख देना इसका पावर सबसेट होता है, क्योंकि किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का सेट बना देना ही तो पावर सेट होता है। तो A में 5 एलिमेंट है तो 5 ही इसका सबसेट भी है, तो इस सबसेट का ही एक सेट बना दिया और इस सेट में एक एलिमेंट 5 हो गया, यही इसका पावर सेट है बस। हाँ यहाँ पे P हम लगा दें बस, ये नोट करो फिर अगले क्वेश्चंस कराएं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, if x is equal to 1, 2, 3 if n represents any number of x। अच्छा x 1, 2, 3 है और n जो है वो x के किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, इन फॉलोइंग सेट को लिखो कॉन्टेनिंग ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई। अच्छा ये जो फॉलोइंग सेट्स हैं जो इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं इनको लिखता है कॉन्टेनिंग ऑल नंबर्स। अच्छा इन सब नंबर्स को लेते हुए ये जो सेट्स दिए गए इनको लिखता है, ठीक है लिखे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई। पहला क्या है, पहला है 4n और इन नंबर को कंटेन करते हुए लिखना है 4n सच डैट n जो है वो बिलोंग करता रहे x में, ठीक है। तो 4n पहला क्या होगा, 1 की जगह जब 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, जब 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। यही तो ये कह रहा था कि if 1, 2, x इज इक्वल टू 1, 2, 3 n रिप्रेजेंट्स एनी नंबर ऑफ x, n जो है x के किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो है जब रिप्रेजेंट कर राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई। तो जो ये फॉलोइंग सेट हैं इनको इस सारे रिप्रेजेंट, ये जो फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इनके सभी नंबर को लिखना है और n यहाँ से लेना है मुझे, ठीक है लिखे दे रहे। दूसरा देखो n + 6, तो n + 6 सच डैट n बिलोंग्स टू x। अभी लो n 1 है तो n + 6 7, n 2 है तो 8, n 3 है तो 9, 7, 8, 9। थर्ड देखो n/2 such that n belongs to x। तो जब n/2, अब n क्या लेना है 1/2, 2/2 और 3/2।
1/2, अब 2/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 3/2, फोर्थ देखो n-1, ठीक है, n-1 such that n belongs to x। n क्या है 1, 1 - 1 0, फिर n क्या है 2, 2 - 1 1, 3 - 1 2। 6th क्वेश्चन हो गया। 7th देखो क्या है, इफ y इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 10 तक, ठीक है, एंड a रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ y, ठीक है, a जो है वो y के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, इन फॉलोइंग सेट्स को लिखना है, कॉन्टेनिंग ऑल द एलिमेंट सेटिस्फाइंग द गिविंग कंडीशंस। अच्छा, इन सेट को लिखना है और ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन को, ये जो सेट हम बना रहे हैं, इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। पहला है कि a बिलोंग टू y हो, मतलब जो a है वो y में बिलोंग करे, बट a का स्क्वायर y में ना बिलोंग करे। तो 1 अगर हम लेंगे तो 1 y में है और 1 का स्क्वायर भी 1 है और वो भी y में है, तो 1 नहीं होगा। 2 लेंगे तो 2 तो y में है और 2 का स्क्वायर 4 है, वो भी y में है, तो 2 नहीं होगा। 3 लेंगे, 3 तो y में है और 3 का स्क्वायर है 9, वो भी y में है, तो 3 नहीं लेंगे। और 4 लेंगे क्योंकि 4 तो y में है और 4 का स्क्वायर y में नहीं है। 5 लेंगे, 6 लेंगे क्योंकि ये सारे नंबर y में तो हैं मगर इनके स्क्वायर y में नहीं है। यही ये क्वेश्चन कह रहा था कि आप a बिलोंग्स टू y वो नंबर लिखो जो y में है बट उनका स्क्वायर y में बिलोंग ना करता हो। दूसरा देखो, a + 1 = 6 बट a बिलोंग्स टू y, a y में बिलोंग करता हो, a + 1 6 हो, 5 y में बिलोंग करेगा और 5 + 1 6 होगा। चलो अगला, a इज लेस देन 6 और a बिलोंग टू y, a जो है वो 6 से लेस देन हो, a जो है 6 से छोटा हो और a y में बिलोंग करता हो, तो ठीक है। 1 2 3 4 5, अब ये 1 2 3 4 5 6 से छोटा है और ये y में बिलोंग भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ f इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, जो f है वो 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है लेस देन 100, मतलब जो f है वो 100 से छोटा 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है, और जो p है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, और जो p है वो 20 से छोटा एक प्राइम नंबर है। देन अपने को ये बताना है ns + np कितना होगा। तो पहले तो हमको s निकालना होगा, फिर देखेंगे ns कितना है, फिर p निकालेंगे, फिर देखेंगे np कितना है, फिर वो दोनों ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो चलो देखते हैं भाई s क्या है। s 3 से छोटे पॉजिटिव मल्टीपल, ओह 3 के मल्टीपल 100 से छोटे, तो शुरू करते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 और 48 51 54 57 60, फिर 63 66 69, सब में 3 3 आगे करते जाओ, 72 75 और 78 79 80 81 84 87 90 93 96 और लास्ट में 99। अब 99 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को
लेस देन 100 रखना था। अब ये तो एस निकाल गया, बता दो एन एस कितना है, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना आया, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 आया, ठीक है ना। तो ये लिख दिया, ठीक है। आप चाहते हो तो इसको ऐसे ना करते तो 100 से पहले 99 था तो 99 3 से डिवाइड होता है ना। ये अगर ना करते तो थोड़ा सा दिमाग लगता, 99 था, 100 के पहले वो 3 से डिवाइड कर 33 टाइम डिवाइड होता। इसका मतलब कि 3 1 या 3 से लगा के 99 तक आने में 33 टाइम्स गया है 3। ऐसे भी कर सकते हो। पी देखो, पी क्या है भाई, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटा प्राइम नंबर, बता दो 1। आपको समझाया था किसी वीडियो में, 1 ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, 2 से शुरू होगा, 2 3 5 7 2 3 5 7 प्राइम नंबर बताना है। 4 ही तो होंगे प्राइम नंबर, क्यों भाई? ओ अच्छा 20 तक बताना है, अच्छा, मैंने तो 10 तक ही बताया। 7 11 13 17 19 भी तो प्राइम है ना, किसी में आता तो नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ पी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने को क्या बताना, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ पी बता दो। नंबर ऑफ एस कितना आया, 33 आया, प्लस पी कितना आया, 8 आया, इज इक्वल टू 41। तो अपना आंसर कितना हो गया, 41 अपना हो गया आंसर। इधर आओ, 9th क्वेश्चन, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल, ये जो कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स इज नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो पहले देखो इसके लिए ये जो ये लिखा है जो भी, इसके लिए जो मुझे वर्ड्स चाहिए वो क्या है, लेटर्स needed to spell, क्या लिखा है ये, CATARACT। अब इसमें कौन कौन से लेटर्स आए हैं देखो जरा, ए आया, सी आया, आर आया और टी आया, ठीक। दूसरा क्या था, ट्रैक्ट, अच्छा, लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट, इसमें भी क्या आया, ए आया, सी आया, आर आया, टी आया। अब क्या कह रहा है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, देख लो, हाँ भाई ये दोनों इक्वल हैं, तो ये सही है, ठीक है, इक्वल है। आगे देखो, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0, 1, क्या लिख दो कि हाँ कि ये दोनों इक्वल है। मान लेना कि ये लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट इज इक्वल टू, नहीं, लेटर्स नीडेड टू स्पेल ये एंड लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल, ये चाहे लिख देना एक लाइन नीचे, है ना। अच्छा, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट, ये इस सेट के सारे सबसेट्स की लिस्ट बनानी, अभी बनाए दे रहे। पहला नल सेट हो गया, दूसरा
-1 हो गया, तीसरा 0 हो गया भाई, उसके बाद 1 हो गया। अब -1 और 0 हो जाएगा, फिर -1 और 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 0 और -1 तो हो गया, इसको कोई मतलब नहीं। और 1, -1, 1, 0, इसके 2 की पावर 3 है ये, तो इससे कितने सबसेट बनेंगे? 6 बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए, तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 वहाँ एक और बना दो, ये देखो इसके सब सबसेट हो गए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, देखो 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गए। लो करो, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 11th वाला, डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ये जो सबसेट्स मुझे दिए, जो सेट्स मुझे ये दिए हुए हैं, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन किसका सबसेट है, ठीक है, बता देते हैं। ए देखो क्या है, ए एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स आर में बिलोंग कर रहा है और एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि एक्स क्या क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 8 आ जाए, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 8 आ जाए। 6 और 2 8 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो 6x प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस 6, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आओ, a की वैल्यू मुझे पता चल गई भाई, a है 2,6, b ये है, C जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है, 2 4 6 8, D है 6। अब बताया जाए कौन किसका इसमें सबसेट है। देखो भाई A है 2,6, तो 2,6 B में भी है, 2,6 C में भी, इसका मतलब जो भाई A है ये B का भी सबसेट है और A जो है ये C का भी सबसेट है। कोई दिक्कत, क्योंकि A 2,6 B में भी है, C में भी है। चलो भाई B पे आओ, तो B जो है वो C का सबसेट है, क्योंकि B है 2 4 6 और C में भी 2 4 6, तो B C का सबसेट है। C किसी का सबसेट नहीं है। D देखो, D है 6, तो 6 1 A में भी है, 6 B में भी है, 6 C में भी है, तो जो D है वो A का भी सबसेट है, D जो है वो B का भी सबसेट है और D जो है वो C का भी सबसेट है। चलो ये अब लोगों ने कर दिया। इधर देखो
ये मुझसे कह रहा है कि शो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। मतलब कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी है तो इसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि b इज इक्वल टू सी हो। ये मुझे यहाँ दिखाना है कि b इज इक्वल टू सी तो है, ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तो है, मगर b जो है वो c के बराबर नहीं। कोई ऐसा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। तो मान लिया a इज इक्वल टू 1,2, ठीक, और b इज इक्वल टू 2,3, तो a और b में क्या इंटरसेक्शन होगा, 2 होगा, और c भी मान लिया 2,5। अब जरा देखिएगा आप, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कितना है, 2 है, और a इंटरसेक्शन c कितना है, वो भी 2 है। यानी कि यहाँ से ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। बट आप देख रहे हो कि जो b है वो c के इज इक्वल टू नहीं है, तो ये भी साफ समझ में और दिखाई दे रहा है b डज नॉट इज इक्वल टू c। क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है प्रूव इट, तो इनको प्रूफ कर देना, ठीक है ना। अगर ये ट्रू है तो प्रूफ कर देना, जैसे हम लोग प्रूफ करने वाले सवाल किए थे उस दिन। और इफ इट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। अगर ट्रू है तो प्रूफ कर देंगे, अगर फॉल्स होगा तो एग्जाम्पल दे देंगे। देखते हैं भाई क्या है। देखो फर्स्ट क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a। अच्छा, x a में बिलोंग कर रहा है और a है b का एलिमेंट, तो क्या x b का एलिमेंट होगा? एग्जाम्पल से देखते हैं होगा या नहीं होगा। मान लो a जो है अपना a इज इक्वल टू है 1,2, ठीक, और x को मान लो 1, x बराबर मान लो 1। तो जब x 1 है तो 1 यानी कि x बिलोंग कर रहा है a में, ठीक। तो जो 1 है 1 बिलोंग कर रहा है a में, मतलब x जो है x की 1 था तो x बिलोंग कर गया a में, ठीक। और जो a है ये b का एलिमेंट है। अच्छा, a को b का एलिमेंट बना दो, तो b इज इक्वल टू आपका स्मॉल a 1,2 और स्मॉल c चलो मान लो। तो जो a है ये b का एलिमेंट हो गया, हाँ हो गया। अब a b का एलिमेंट है तो क्वेश्चन कह रहा है क्या x b का एलिमेंट है। अब आप बताओ कि क्या जो 1 है, यानी कि x हमारा 1 था ना यहाँ पे, क्या 1 जो है वो एलिमेंट है b का। देखो अब आप कहोगे 1 तो यहाँ पे, तो ये 1 नहीं है, ये पूरा 1 2 एक साथ है। ये फुटकर में हम 1 अलग नहीं लिख सकते, ये 1 2 पूरा है। तो 1 एलिमेंट नहीं है, 1 और 2 सबसेट की फॉर्म में एलिमेंट है, ठीक है ना। 1 और 2 इसका एलिमेंट है सबसेट की फॉर्म में, मगर 1 केवल 1 अलग से 1 इसका एलिमेंट नहीं है। 1,2 इसका एलिमेंट है, वो भी सबसेट की फॉर्म में। तो 1 इसका एलिमेंट है नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया, तो ये सही है या गलत है? ये फॉल्स है। आगे देखो, अगर A सबसेट है B का और B एलिमेंट है C का, तो बताओ क्या A एलिमेंट होगा C का? देखते हैं। A सबसेट है B का, तो A मान लो मैंने मान लिया 1,2। अच्छा, A जो है वो B का सबसेट है, पहले B मान लेते हैं कुछ। चलो
बी अपने ने कुछ माना, बी इज इक्वल टू माना 1,2 और ए इसका सबसेट है तो ए इज इक्वल टू मान लिया 1। लो भाई ए इसका सबसेट हो गया। और b जो है वो c का एलिमेंट है। अच्छा, c जो भी कुछ है वो b उसका एलिमेंट है तो c इज इक्वल टू मान लो स्मॉल a और b इसका एलिमेंट कर दो 1,2 स्मॉल c। लो भाई b जो है b यानी कि 1/2 ये c का एलिमेंट भी हो गया। अब बताओ क्या a c का एलिमेंट है? a कितना है? 1। अब भाई यहाँ पे क्या जो 1 है वो एलिमेंट हम कह सकते हैं सी का? देखो क्या ये 1 सी का एलिमेंट है? कहाँ है भाई? 1,2 पूरा एक साथ एलिमेंट है ना, अलग से फुटकर में केवल 1 इसका एलिमेंट थोड़ी ना है। तो भाई 1 सी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। और ए हमारा ए हमने 1 माना था तो 1 डज नॉट, अब ए इज इक्वल टू 1 है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ए है ये सी का एलिमेंट नहीं है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, अगला देखो a इज द सबसेट ऑफ b और b इज द सबसेट ऑफ c, तो क्या a c का सबसेट होगा? ये तो हो जाएगा भाई, a b का सबसेट है और b c का सबसेट है तो a तो c का सबसेट हो ही जाएगा। देखा है तुम्हें? देखो भाई मान लो ये a है, a ये मान लो अपना a है, इतना छोटा सा a, और ये सबसेट है b का। लो भाई ये अपना b हो गया, ये पूरा b है, ठीक। और b सबसेट है c का, ये पूरा अपना c हो गया। अब पूछ रहा है क्या a c का सबसेट है? भाई ये छोटू सा जो a बना हुआ है ये c के अंदर है, हाँ है। तो जब a b का सबसेट है और b c का सबसेट है तो a तो c का सबसेट ही है, दिख ही रहा है ना। आप चाहो तो इसको वैसे कर लो एल्जेब्रिकली, भाई हमें क्या दिखाना है कि a c का सबसेट है तो हम इसको a में ले x को, और चलो एल्जेब्रिकली आपको दिखा देते हैं। यही वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इसको अलग कलर से कर दो ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीजें। इसको हमने वेन डायग्राम से किया, आप एल्जेब्रिकली भी देख लो इसे। लेट x बिलोंग्स टू a, x a में है, ठीक है ना। और हमें पता है कि a जो है वो b का सबसेट है। हमें पता है कि a जो है वो सबसेट किसका है? b का। तो x अगर a में है तो भाई x b में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि a तो b का ही सबसेट है, ठीक है। अब b जो है वो c का सबसेट है, b जो है वो सबसेट किसका है? वो c का सबसेट है। तो x अगर b में है और b c का सबसेट है तो x c में भी होगा। x को a में लिया था, c में दिखा दिया, मतलब a इज द सबसेट ऑफ c। ये देखो, चाहे आप इसको वेन डायग्राम से समझ लो चाहे अलजेब्रिकली समझ लो, उसमें क्या है। इधर आओ इसमें। अब यहां पर एक चीज आप समझना, देखो कोई चीज को हम कब सही कहेंगे कब गलत कहेंगे, समझना बात को। अगर कोई चीज हमेशा हर जगह हर परिस्थिति में सही होगी तब तो हम उसको सही कहेंगे, और अगर कोई चीज हमेशा हर जगह हर स्थिति में सही है मगर अगर किसी भी एक भी स्थिति में वो चीज सही नहीं नजर आ रही है तो उस दिन से वो भले 1000 सालों से सही रही हो, अगर आज उसमें गलती हो गई या कहीं वो चीज़ सही नहीं दिख रही है तो फिर वो चीज़ गलत मानी जाएगी। भले उसके पक्ष में 100 चीज़ें हो मगर एक चीज़ से अगर ये पता चला कि ये चीज़ सही नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ जा रहा है, तो ये गलत माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिरा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चीज़ हजारों सालों से नीचे गिरती रही है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सही है क्योंकि ये हर जगह हर परिस्थिति में हर जगह सही होता है। मगर अगर कभी किसी दिन एक भी दिन अगर ऐसा हुआ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे ना गिरी, इसको ऊपर से छोड़ा जाए और ये नीचे ना आए, तो उसी दिन से ग्रेविटेशनल फोर्स गलत मान लिया जाएगा।
मतलब कहने का ये है कि सही किसी चीज़ के होने के लिए वो चीज़ हमेशा हर जगह सही होनी चाहिए, और गलत होने के लिए अगर वो एक भी जगह कोई चीज़ गलत हो गई तो वो गलत ही मानी जाएगी कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए इसको हम परमानेंटली सही नहीं मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हमने आपको क्यों बताई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कहा जा रहा है ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है और बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो आप बताइए क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा। अब देखना बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ए इज इक्वल टू मान लेंगे 1,2 और बी इज इक्वल टू मान लेंगे 3,4 और सी इज इक्वल टू मान लेंगे 5,6। अब यहाँ पे आप देखो इन तीनों में ये जो 3 ए बी सी लिखे यहाँ पे ना ही तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ना ही जो बी है वो सी का सबसेट है, और आपको नजर आ रहा है कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। अब आपको लगा कि ये चीज ट्रू है, मगर रुको जरा, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं और ए सी का सबसेट नहीं, तो आपने कहा ये चीज ट्रू नहीं है। ठीक है, हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं। मान लो अब एक और बच्चा है, उसने क्या किया, यहां पे ये आपको ट्रू लगा, इस केस में ये आपको लगा कि ये ट्रू है। ठीक, अच्छा एक बच्चे ने किया a इज इक्वल टू 1,2, ठीक, और b को माना 5,2। ये देखो अब भी तो a b का सबसेट नहीं है भाई, जो a है वो b का सबसेट नहीं है। और c को मालूम उसने क्या माना, c को माना 1,2,9,11। अब देखो जरा, क्या a जो है वो b का सबसेट है, नहीं है भाई, a में 1 है वो b में नहीं, तो a b का सबसेट नहीं। क्या जो b है वो c का सबसेट है, देखो b भी c का सबसेट नहीं है, तो a यहां पर भी जो है हम कह सकते a जो है वो b का सबसेट नहीं है। ये टाइप 2 से देखना, इन्होंने क्या कहा था, ए बी का सबसेट ना, हमारा ए बी का सबसेट नहीं है। फिर क्या कहा, बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो भाई देखो बी जो है वो सी का सबसेट कहाँ है, बी सी का सबसेट नहीं है। बी तो सी का सबसेट तब होता जब बी के सारे एलिमेंट सी में होते, बी में 5 है वो सी में है नहीं, तो बी सी का सबसेट कहाँ है। मगर बेटा यहाँ पर ए जो है वो तो सी का सबसेट है ना, यहाँ पर तो ए जो है वो सी का सबसेट है ना। अब यहां पर यह बात फॉल्स हो गई ना, और मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि भले कोई नियम 1000 जगह सही हो, मगर अगर वो कहीं एक भी जगह गलत हो जाएगा तो वो चीज फॉल्स ही कही जाएगी। आई ना बात समझ में। अब ये चीज अगर परमानेंट सही होती तो यहां पर भी सही होती, मगर यहां पे सही नहीं है, तो हम इसको परमानेंटली सही कैसे मान सकते हैं, तो ये गलत है, इट इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसे ही है। x इज द एलिमेंट ऑफ a, x a का एलिमेंट है और a b का सबसेट नहीं है, तो क्या x b का एलिमेंट होगा। अब देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, बच्चों ने क्या किया, माना a इज इक्वल टू 1,2, ठीक, और b मान लिया उन्होंने 3,4। अब देखो a b का सबसेट नहीं है और x बिलोंग करता था a में, x बराबर मान लो 1, यहाँ पे लिख दूँ x बराबर मान लिया 1, तो 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, 1 बिलोंग कर रहा है a में। देखो भाई x बिलोंग्स टू a है, हमारा भी x बिलोंग्स टू a है, और जो a है वो b का सबसेट नहीं। यहाँ भी आप देख लो कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है, यहाँ पर भी a b का सबसेट हमारा नहीं है, ठीक है। अब क्या x b में बिलोंग कर रहा है, देखो ये जो x बराबर 1 है ये क्या b में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है भाई। x जो है वो 1 है, वो b में बिलोंग
नहीं कर रहा है तो x यानी कि जो 1 है वो डफ नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक। और 1 x जब, तो इसका मतलब 1 x में 1 b में बिलोंग नहीं कर रहा। 1 था क्या, 1 हमने क्या लिया था, x लिया था ना, तो x b में बिलोंग नहीं कर रहा। तो भाई ये चीज हो गई फॉल्स, ठीक, ये चीज हो गई अपनी फॉल्स। अच्छा, मान लो कोई बच्चा ऐसे इसको ना करता और कोई बच्चा क्या करता मालूम, x = 1 ले लेता और 1 बिलोंग करा देता a में, और a वो मान लेता 1,2, ठीक है। और b वो ले लेता 1,16, चलो 1,16 ले लेता। अब की बार देखना जरा, यहां पर मच्छर बहुत आ रहे हैं आज। a 1,2 है, b = 1,16 है। अब यहां पर भी देखो a जो है वो b का सबसेट नहीं है, a डज नॉट सबसेट ऑफ b, ठीक है ना। और x जो है, x यानी कि जो 1 है वो a में बिलोंग भी कर रहा है, तो x 1 में बिलोंग भी कर रहा है, क्योंकि x a है यानी x बिलोंग्स टू a है और a b का सबसेट भी नहीं, दोनों चीजें हो गई। मगर देखो जो x हमने 1 लिया है वो b में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू b है, x 1 लिया था और 1 b में बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर तो ये चीज सही हो गई ना भाई। इन्होंने क्या कहा था, x a का सबसेट होना चाहिए, x a का सबसेट है, a जो है वो b का सबसेट, वो x a का एलिमेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, x a का एलिमेंट होना चाहिए, तो x a का एलिमेंट है, देखो x एलिमेंट है a का, और a b का सबसेट ना हो तो देखो a जो है वो b का सबसेट नहीं, a जो है वो b का सबसेट कहाँ है, मगर x b में देखो बिलोंग कर रहा है। तो इसको देख करके वो इसको कह सकता है कि ये तो ट्रू है, मगर ये इस स्थिति में ट्रू है ना, मगर इस स्थिति में तो फॉल्स है। तो इसको तो हम ट्रू तब मानते जब ये हमेशा हर जगह ट्रू होता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हर जगह ट्रू है, इसलिए हम इसको ट्रू मानते हैं। तो ये भी तब ट्रू होता जब ये हमेशा हर जगह ट्रू होता। अब ये एक जगह फॉल्स है, भले ये यहाँ पर ट्रू है मगर ये यहाँ पे फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही माना जाएगा। अच्छा, अभी देखो हमने 5 किए ना, 1 2 3 4 5, अभी एक और करेंगे, इसी का 13th क्वेश्चन में एक और है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो उसमें 5 क्वेश्चन अभी किए थे ना, उसी का ये छठा वाला है। ये देखो क्या है, ये कह रहा है इफ a इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा, मतलब a b का सबसेट है। और अगर x b में नहीं है तो क्या x a में भी नहीं होगा। ये चीज सही देखना। मान लो लेट a इज इक्वल टू 1,2 और b मैंने माना क्योंकि a b का सबसेट है, तो b हमें कुछ ऐसा मानना होगा जिससे a इसका सबसेट हो जाए, 1,2,3। तो आप यहाँ पे देखो a सबसेट हो गया b का, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है, मतलब कि जो 7 है वो b का एलिमेंट नहीं है, 7 b का एलिमेंट नहीं है। तो क्या 7 a का भी एलिमेंट नहीं है? तो आप कह सकते बिल्कुल 7 a का भी एलिमेंट नहीं है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल कि ये बात सही है। अब इसको प्रूफ कैसे करें, देख लो, वेन से देख लो जरा। भाई a इज द सबसेट ऑफ b है, मतलब ये अंदर वाला a है, बाहर वाला b, तो a इज द सबसेट ऑफ b है। अब जब जो है x a में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अच्छा x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, x बिलोंग नहीं कर रहा है b में, ठीक है ना, और b जो है वो सबसेट ऑफ a है। तो अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, एक मिनट,
ए इज द सबसेट ऑफ बी है ना, वही हम गए बार बार क्या। साफ करो कि गंदा हो रहा। एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, ठीक है, और ए जो है वो है बी का सबसेट, ठीक। अब जब एक्स बी में ही बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और ए जो बी का सबसेट है, तो एक्स ए में कैसे बिलोंग कर सकता है, एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। यही हमें दिखाना था कि एक्स बी में नहीं बिलोंग करेगा, तो ए जब बी का ही सबसेट है भाई, जो चीज़ इस बी के ही घेरे में अंदर नहीं है तो वो एक में कैसे हो सकती है, ठीक है ना। 14th क्वेश्चन नोट करो भाई। क्वेश्चन देखो, लेट ए कॉमा बी एंड सी बी द सेट्स, मतलब ए बी और सी सेट है, सच दैट इस तरह से है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के इज इक्वल टू है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन सी के। तो मुझे ये शो कराना है कि बी जो है वो सी के बराबर है। चलो देखते हैं। तो ए बी सी इस तरह के सेट है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बता दे रहे हैं ना, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी जो है, इसका जो है हम ले लेते हैं दोनों। अच्छा, आपको पता है जैसे ये दोनों इज इक्वल टू है, तो दोनों में अगर एक चीज इधर करी जाए वही चीज इधर की जाए तो कोई फर्क नहीं होगा उससे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर इंटरसेक्शन सी कर देते हैं। इधर भी इंटरसेक्शन सी कर दिया, इधर भी इंटरसेक्शन सी कर दिया, ठीक। अब ये वाला जो इधर इंटरसेक्शन सी है इसको खोल देते हैं। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी है, ये पूरा सी हो जाएगा। आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, आपको अच्छे से पता होगा कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन जो सी होगा ये सी हो जाएगा। मालूम है ना, पहले करा चुका हूं, ये हो सकता ना मालूम हो, देख लो भैया। ये ए है, ये सी है, और ए यूनियन सी ये पूरा है, ठीक। अच्छा, अब ये पूरा ए यूनियन सी है, इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो सी कितना है, सी ये है। अब ए यूनियन सी में और सी में कॉमन क्या आ रहा है, इतना ही तो पोर्शन आ रहा है भाई। ये वाला जो सी वाला पोर्शन है ये ए यूनियन सी में भी है और ये सी में भी है, तो ये ए यूनियन सी में और सी के इंटरसेक्शन में सी आ रहा है, ठीक। चलो, हाँ, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन सी जो है वो अपने को ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिया हुआ है, तो हमने ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, अब फिर यही चीज ले लो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब की बार इसका इंटरसेक्शन कराओ बी के साथ, पहले इंटरसेक्शन सी कराया तब इंटरसेक्शन बी कराओ, इधर भी इंटरसेक्शन बी कराओ, ठीक ठीक। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, जैसे ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी सी हो गया था, ऐसे ही ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बी हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या करें, इसको खोल दो,
तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी इसके साथ भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी इसके साथ भी आ जाएगा। अब तो आपने पहला वाला इसके वीडियो देखा ही होगा जिसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कराए थे, तो आपको मालूम ही इतना तो होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इधर आया, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब जो है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये यूनियन है, अब आप इस यूनियन को लगाओ। अब ये सी इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन सी तो लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं, जो कॉमन वो कॉमन रहेगा ही बी और सी में। ठीक, इसको मान लो सेकेंड। अब देखना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी था, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से ये कह सकते हैं भाई ये चीज और ये चीज तो इज इक्वल टू है, तो फिर ये और ये भी बराबर होगा, तो बी इज इक्वल टू सी। ठीक, ये जो तरीका ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ये वाला, ठीक है ना, इसको लिख दो इधर फर्स्ट मेथड। अच्छा, अब आप एक तरीके से और इसको कर सकते हो, ये करो आप कि आपको पता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो आपको जब मैंने जब आपको वर्ड प्रॉब्लम कराई थी तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए यूनियन बी को इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी रहता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इधर ऐसे यहाँ भी होगा ए प्लस सी माइनस ए। अच्छा, यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पे बी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब सही नहीं है क्या? ठीक तो है। तो ए से ए कटा, अब ये जो ए इंटरसेक्शन सी है ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। आपको पता है कि जो ए इंटरसेक्शन सी है ये इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी के। तो फिर भाई ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी से भी कट गया, क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन सी था ये बराबर था, ये जो ए इंटरसेक्शन सी था ये बराबर था ए इंटरसेक्शन बी के, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी से इंटरसेक्शन बी कट गया, तो बचा क्या? बी बचा, इक्वल टू इधर से सी आ गया, ये लो। मगर इसमें क्या, इसमें नंबर ऑफ भी रहेगा साथ में, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि लोगों ने, कई टीचर्स ने ऐसे भी किया, तो आपको ये वाला भी बता दिया मैंने, सेकंड वाला भी, बट यहाँ भी बी इज इक्वल टू सी आया, मगर ये मुझे ज़्यादा ठीक लगा। तो आप चाहो, अगर आपको ये ना ध्यान हुआ तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, मगर ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी वो भी आप चाहो वैसे भी कर दो, बी इज इक्वल टू सी वैसे भी आ रहा, कई टीचर्स ने ऐसे भी किया है, ठीक है ना। चलो ये देखो, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है, देख लो। देखो, A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब ये अगर A है और ये B का सबसेट है, ये देखो। अब दूसरी कंडीशन देखना कैसे इक्विवेलेंट है, A माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब A में से अगर पूरा B हटा दिया जाए, A तो इसका सबसेट ही है, A में से अगर B ही निकाल देंगे तो A में बचेगा क्या? समझ गए ना भाई, A है, जब A B में ही है तो अगर A से B ही निकाल देंगे तो A में बचेगा क्या? तो ये भी बात सही है कि भाई हाँ, A माइनस बी इज इक्वल टू 5। समझ गए ना कि जब ये B है, ये A है, जब B ही उठा लोगे तो A वैसे ही नहीं रह जाएगा, A खत्म हो जाएगा।
अच्छा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, थर्ड देखना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन, भाई ये ए है, ये बी है, और ए यूनियन बी ये पूरा होगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, देखो पूरा है। फोर्थ देखना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक, ये बी है, ये ए है, और ए और बी दोनों में यही वाला तो पोर्शन है, यही तो है ए और बी दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो ये पोर्शन है यही तो ए है, तो देख लो ए और बी में जो कॉमन वो ए है, बस। 15 के बाद अब 16 क्वेश्चन देखो, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, देन ये प्रूफ करो सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट प्रूफ करना है, अभी प्रूफ कर देते। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इसका क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक, एक्स बिलोंग कर रहा है सी में एंड, अब देखो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जो चीज़ बी में ही नहीं होगी वो ए में कहाँ से होगी, है ना भाई, ए जो है वो सबसेट है बी का, तो जो चीज़ बी में ही नहीं वो ए में कहाँ से हो सकती, तो ये जो एक्स है बी में ही नहीं, तो एक्स ए में बिल्कुल नहीं होगा, जो बी में नहीं वो ए में कैसे हो जाएगा, जब ए बी का ही सबसेट है, तो एक्स सी में है बट एक्स ए में नहीं, तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, सी माइनस बी में लिया, सी माइनस ए में दिखाया, तो सी माइनस बी द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। चलो इधर आओ, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, देन प्रूफ ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इज इक्वल टू है, तो ये बताना है ए जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है, ए इज इक्वल टू अगर बी है तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो अब अगर एक्स बिलोंग टू ए होगा तो एक्स सेट की फॉर्म में सेट ऑफ एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, है ना, और सेट ऑफ एक्स जब पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा और पावर सेट ऑफ ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में है तो एक्स पावर सेट ऑफ बी में भी होगा, ठीक। अब x अगर सेट की फॉर्म में पावर सेट ऑफ b में है तो नॉर्मल x एलिमेंट के रूप में b में होगा, तभी तो x का जो सबसेट है वो पावर सेट ऑफ b में था, तो x a में लिया, b में दिखाया, तो a इज द सबसेट ऑफ b हो गया, ठीक। अब ऐसे ही अगला देखो, लेट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, लेट y इज द सबसेट, y बिलोंग कर रहा है b में, तो सेट की फॉर्म में y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में। अब पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए है, तो फिर सेट की फॉर्म में y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, है ना। अब अगर सेट की फॉर्म में y पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा तो नॉर्मली y एलिमेंट की फॉर्म में a में बिलोंग करेगा, b में लिया, a में दिखाया, इसका मतलब है b इज द सबसेट ऑफ a सेकेंड, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं जब ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है तो ए इज इक्वल टू बी। इधर देखो, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5, मतलब एम्प्टी सेट। मतलब हमें ऐसे 3 ए बी सी सेट बताने हैं जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी तो नॉन एम्प्टी सेट हो, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 हो। देखो बताते हो आराम से, आई मान लो अपना कि ए इज इक्वल टू 1,2 है और बी इज इक्वल टू आपका 2,3 है, ठीक। और हमें ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी जो है वो 5 होना चाहिए। अच्छा 1,2 2,3 और 1, अच्छा सी आप मान लो 1,3। ठीक, अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए और बी दोनों में 2 है ना। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी कितना है? बी और सी दोनों में 3 है ना। ठीक, ए इंटरसेक्शन सी कितना है? दोनों में 1 है ना। अब ये बताओ वो कौन सा नंबर है जो ए बी और सी तीनों में है? 3 देखो इसमें है मगर इसमें नहीं है। 2 इसमें है मगर उसमें नहीं है। 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं। तो वो कौन सा नंबर जो तीनों में है? कोई नंबर नहीं भाई जो तीनों में है, देख लो ए बी और सी तीनों में कौन सा नंबर? कोई नंबर नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे 5 है, मगर ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी सेट है, बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट है और ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 19 नोट करने के लिए चलो ये क्वेश्चन देखो 19 वाला। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। मतलब एक स्कूल में 600 बच्चों का सर्वे किया गया, उसमें से 150 स्टूडेंट्स वर टेकिंग टू बी टेकिंग टी। अच्छा 150 स्टूडेंट्स पर फाउंड 150 स्टूडेंट्स पर फाउंड टू बी टेकिंग टी। अच्छा टी वाले हैं 150। ठीक है, नंबर ऑफ टी 150 हो गए। 225 टेकिंग कॉफ़ी। अच्छा कॉफ़ी वाले 225, नंबर ऑफ कॉफ़ी हो गए 225। ठीक, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। अच्छा टी और कॉफ़ी दोनों वाले 100 हैं। नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी कितने हैं? 100। ठीक है, अब बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, बता दे रहे अपना फार्मूला, टी यूनियन कॉफ़ी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो पहले ये निकाल लें कि चाय या कॉफ़ी में से कोई ना कोई एक पीने वाले लोग कितने हैं। वो टी यूनियन सी से निकल आएगा, फिर वो निकाल करके 600 से माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ टी है 150 प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी है 225 माइनस कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी है 100। ठीक है, अब 225 में से जब 100 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 125 आएगा ना। और 150 प्लस 125 कितना हुआ? 275। इतना हो गया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स निकले जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं? ये नंबर, ये जो चीज़ निकल के आई ये है नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ये निकला है 225। अब ये बताना है कि कितने बच्चे ना चाय पिए ना कॉफ़ी पिए। चाय या कॉफ़ी पीने वाले इतने आए, तो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी है ना। स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ये कितने आए बच्चे? 275 है थे ना ये, तो 600 माइनस 275।
325, देखो भैया 325 ही आएगा ना। ठीक है, वेन डायग्राम भी देख लो। ये टी वाले हैं, ये कॉफी वाले हैं। अच्छा, और पूरा हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट था वो था 600 का, तो यूनिवर्सल सेट 600 का हो गया। कॉफ़ी यूनियन टी दोनों में 100 थे, दोनों में 100 हो गए। अच्छा, टी में थे 150, टी में 150 थे तो 100 यहाँ हो गए, तो टी में बचे 50। कॉफ़ी में थे 225 तो 100 इधर आ गए। तो 125 कॉफ़ी में इधर बचे। तो ये पूरा मिला करके अपना बना था 275। ये पूरा भाई 125 प्लस 100 225 275 275 से जब 600 से माइनस किया तो कितना है 325 आया। यही अपना आंसर। ये 325 लोग बहाल होंगे। इधर देखो ये 20 वाला क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। अच्छा, 100 बच्चे हिंदी जानते हैं, 50 नोस इंग्लिश, 50 बच्चे वो इंग्लिश जानते हैं, 25 नोस बोथ, 25 बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोस आइदर और हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, प्रत्येक बच्चा हिंदी और इंग्लिश में से कुछ ना कुछ जानता ही है, या तो हिंदी जानता है इंग्लिश जानता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। अच्छा, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, क्या है हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर आर इन ग्रुप। ये तो बता तो रहा है कि 100 स्टूडेंट है, तो इसमें पूछा क्या है। एक सेकंड, अच्छा 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 अच्छा। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। 100 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं, 25 दोनों जानते हैं। तो पूछ रहा कि ग्रुप में स्टूडेंट कितने हैं। अच्छा, हिंदी यूनियन इंग्लिश पूछ रहा है। नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक, नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं 50 हैं, इंग्लिश वाले अच्छा 100 स्टूडेंट्स हिंदी में 100 हैं, हिंदी में 100 है, 50 नोस इंग्लिश है, इंग्लिश में 50 है, माइनस हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिर 25 है। अब 50 में से 25 गए तो 25 बचे, तो पूरा कुल मिला के हो गए 125। सॉल्व कर दो। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश में 25 है। अच्छा, एच यूनियन हिंदी यूनियन इंग्लिश ये निकला है अपना। हिंदी में थे 50, अच्छा हिंदी में 100 है, 25 यहाँ गए तो इधर बचे 75 75। इंग्लिश में थे 50, 25 इधर है, 25 इधर, कुल मिला के कितने हो गए 25 25 50 और ये 125 आ गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो 21 वाला। इन अ सर्वे ऑफ 50 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर टी और 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ठीक है, 9 रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 11 रीड बोथ हिंदी एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई है, ये हिंदी इंग्लिश नहीं है।
11 रीड बोथ H and T, 8 रीड बोथ T and I and 3 रीड all 3 न्यूज़पेपर्स। अच्छा, तो बताना है नंबर ऑफ पीपुल हु रीड्स एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, मतलब H यूनियन T यूनियन I बताना है। और ये बताना है नंबर ऑफ पीपुल हु रीड्स एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। ठीक है, ये तो वेन डायग्राम से ही हो जाएगा, देखना। ये H है, चलो 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 3 लोग। ठीक है, अच्छा अच्छा 9 लोग हैं जो H और I दोनों पढ़ते हैं, 9 पर्सन है जो H और I वाले हैं, 9। अच्छा, हमने तो I कहीं बनाया नहीं, चलो 9 पर्सन हैं जो H और I दोनों पढ़ते हैं, तो 3 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ हो गए, 9 हो गए ना H और I दोनों पढ़ने वाले। देखो 6 और 3। 11 रीड बोथ H एंड T, 11 ऐसे लोग हैं जो H और T दोनों पढ़ते हैं, तो H और T कौन सा है, T ये वाला है। ठीक है, 11 पर्सन है जो H और T दोनों पढ़ते हैं, 3 यहाँ हो गए, 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 8 रीड बोथ T एंड I, T और I वाले हैं 8। अच्छा, ये T ये I, 3 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो जाएगा। और 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अच्छा 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H न्यूज़पेपर रीड करने वाले 25 थे, तो इसमें हो कितने गए H में, 6 और 3 9 और 8 17, और थे कितने 25, तो 3 इधर 5 उधर 8। I पर आ जाऊं, I कितने थे 26 रीड न्यूज़पेपर I वाले 26 थे। अभी I में कितने हुए, 6 3 9 और 5 14, और हैं कितने 26, तो 12 यहाँ बचे। T में कितने हैं, T में 26 रीड न्यूज़पेपर, T वाले भी 26 हैं, तो देख लो 5 और 3 8 और 5 13, भाई 8 भाई 5 3 8, 1 मिनट, 5 3 8 और 8 और 8 16, 8 3 11 और 5 16। अच्छा 15 ये हो गए। T में है कितने, T में 26 हैं, 16 तो यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या बताना है, नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। अच्छा, वन न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हों, इसका यूनियन बताना है। 8 8 16 और 10, 16 और 10 26, 26 और 6 32, 32 और 3 35 और 5 40 52, तो एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 52 हैं। देखो 52 ही है, हाँ 52 है। ठीक, अच्छा कुल मिला के थे 60 पीपल, तो यूनिवर्सल में तो 60 थे और इस सब में 52 हो गए, तो बाहर 8 बचे, बाहर बचे 8। और क्या पूछ रहा है, हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 8 और 12 20 और 10, 8 और 12 20 और 10 30। चलो 22 क्वेश्चन, चलो देखो, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। अच्छा 21 लोग हैं ए प्रोडक्ट वाले, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 प्रोडक्ट बी वाले हैं, 29 लाइक प्रोडक्ट सी वाले हैं।
14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी वाले 14 हैं। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए वाले 12 हैं। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी और सी प्रोडक्ट वाले हैं 14। अच्छा 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले 8 हैं, तो बताना क्या है, फाइंड हाउ मैनी पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। अच्छा केवल सी यूज़ करने वाले लोग कितने, केवल सी प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, चलो ठीक बना देते हैं। सबसे पहले ना जब ऐसे बनाया तो सबसे पहले देखा को जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो भरा करो जो तीनों में है। तो 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले 8 हैं, इसको सबसे पहले कर दो। अब देखो ए और बी में कितने हैं, 14 लोग हैं। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी में 14, 8 यहाँ आ गए, तो कितने हैं ए बी में 14 है। अच्छा 8 और 2 10 और उधर 6 हो गए ना। बी और सी में कितने, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी और सी में भी 14 है, तो बी और सी में भी 14 हो गए। ए और सी में कितने, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए में है 12, सी और ए में 12, 8 ये 4 ये, ठीक है। अब तुरंत करते चले जाओ। ए वाले 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 ए में थे। अच्छा 6 4 10 और 8 18 19 20 21 3, ठीक। 1 मिनट, 8 4 12 6 18 19 20 21, ठीक। बी में कितने, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 26 हैं बी में, ठीक है। 6 6 12 और 8 20 26। सी में कितने, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, अच्छा सी में 29 है, ठीक है। 6 4 10 और 8 18 19 20 21, तो केवल सी यूज़ करने वाले प्रोडक्ट कितने लोग निकले, 3 निकले, तो आंसर अपना हो जाएगा 3। देखो जरा 3 आ रहा ना, एक सेकेंड, सी वाले कितने लोग हैं भाई, सी वाले कहाँ हैं, 21 पीपल, अच्छा 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी के 29 है। 1 मिनट, तो 6 और 4 10 और 8 18 और 10 28 11 आएगा यहाँ, क्योंकि ये 29 है ना सी वाले, ये देखो, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अगला देखो, और एक बात और बता दे बच्चों कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपनी एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है एकदम। जो एनसीईआरटी आपकी बुक है ना उसमें लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट में, और ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सबसे लास्ट क्वेश्चन है सेट का। 1-2 क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पलर के और करते हैं, फिर खत्म करते हैं सेट, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखो 23 वाला, y इज इक्वल टू x such that x is a positive factor of the number 2 की पावर p minus 1 under 2 की पावर p minus 1 where 2 की पावर p minus 1 is prime number, write y in the roster form। अच्छा y मुझे ये दिया हुआ है और मुझे y को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा ठीक है, और कुल मिला के y में लिखना क्या है, इस चीज़ का फैक्टर लिखना है, पॉजिटिव फैक्टर। अब बात समझना चला, पहले इसका फैक्टर लिखना है, उसके बाद में ये वाला फैक्टर लिखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो फैक्टर है इसका, ये है प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो या तो ये नंबर खुद होगा या 1 होगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे प्राइम नंबर दी हुई है, ठीक है ना।
तो इसका तो फैक्टर हो जाएगा, ये नंबर या तो खुद में हो या 1 हो, ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसके फैक्टर के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ हम आपको एक चीज़ बताएंगे। मान लो कहीं पे लिखा है 2 की पावर 4, तो आप जानते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये इसके फैक्टर होंगे, ये आपको पता है। 2 की पावर 4 16, तो 2 जा 5, 2 की पावर 4 16 हुआ ना, तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, या तो 2 की पावर 0 1 होगा, या 2 होगा, या 2 2 जा 4 होगा, या 16 होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये 32 लिखा हुआ है, ये आपको 32 होगा। इसी तरीके से आपको ये पता होगा कि अगर मान लो 2 की पावर n है, ठीक है ना, 2 की पावर अगर n है तो इसके फैक्टर क्या होते हैं पता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और डैश 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 2 की पावर n तक, ठीक है। अब जो 2 की पावर p-1 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे देखना, फैक्टर ऑफ टू की पावर p-1 क्या होगा, सबसे पहले होगा 2 की पावर 0, भाई 2 की पावर 0 होगा ना, देखो ना, आपको यही तो मैंने सिखाया कि अगर 2 की पावर 4 है तो इसके फैक्टर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर n है तो भी ऐसे 2 की पावर 0 1 2 कहाँ तक, 2 की पावर n तक। तो इसका भी फैक्टर होगा 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, फिर 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसी के फैक्टर की भी बात कर रहे हैं तो इसके फैक्टर कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर p-1 तक जाएंगे। उधर आप समझ गए होंगे कैसे। तो ये तो 2 की पावर p-1 के फैक्टर हो गए। अब इसके बाद इसका भी फैक्टर बताना है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा। अब आपको मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाएगा, तो एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, वो यहाँ पे है ही है, और एक इसका फैक्टर ये खुद होगा, तो इसका फैक्टर ये खुद होगा, तो ये भी लिख दो यहाँ पे 2 की पावर p-1। ये देखो आपका आंसर आ गया। आप समझ गए होंगे कि इसका फैक्टर ये सब आए, उसका फैक्टर वो, और इसका फैक्टर 1 होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको देखो, लेट F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स आप जानते हो ऐसे डिज़ाइन जिनकी सामने सामने की जो साइड्स हों वो पैरेलल हों। तो F2 जो है वो सेट ऑफ रेक्टेंगल है, तो F2 जो है वो सेट ऑफ रेक्टेंगल है। चलो एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये F2 है, ठीक। और F3 जो है वो सेट ऑफ रोहम्बस है, चलो एक रोहम्बस भी बना दिया मैंने। F3 जो है वो सेट ऑफ रोहम्बस है। F4 जो है वो सेट ऑफ द स्क्वायर्स है, F4 स्क्वायर है। ठीक, और F5 सेट ऑफ ट्रेपेजियम है। अच्छा, ये देखो F5, तो आपको बताना है F1 में भी इक्वल टू F1 किसके बराबर होगा। भाई F1 जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोहम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो पैरेललोग्राम भाई F2 भी हो सकता है, यूनियन F3 भी हो सकता है, यूनियन F4 भी हो सकता है। तो ये जो तीन हो वही होगा। तो ये देखो, और F1 क्या है, F1, हाँ भाई जो F1 है वो ये और ये तीनों हो सकता है।
तो क्या कह रहा है F1 में भी इक्वल टू F1, ये तो होगा नहीं ना, ये होगा, और F2 और F5 ट्रेपेजियम तो पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता है, तो ये बचा हाँ 2 3 फिर 2 3 4 और खुद पैरेललोग्राम, तो ये तीनों ही हैं, तो यही अपना सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन एक और देख लो इसमें। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, NCERT एग्जाम्पलर का है। सपोज A1 A2 A3 डैश 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 A30 आर 30 सेट्स, मतलब ये A1 A2 A3 जो है ये 30 सेट्स हैं, हैविंग 5 एलिमेंट्स, और ये जो 30 सेट्स हैं इनमें 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स A1 में है, 5 एलिमेंट्स टू में A2 में है, 5 एलिमेंट्स A3 में है, ऐसे हर एक एलिमेंट में 30 एलिमेंट्स हैं। एंड B1 B2 B3 डैश 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 Bn, मतलब ये एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 और Bn आर n सेट्स, ये n सेट्स दिए हुए हैं, जैसे 30 सेट्स थे ऐसे ही ये n सेट्स हैं, ईच विद 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी हैविंग के पहले ईच लिख लो, ईच है, मतलब कि ये 30 सेट्स हैं और ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, प्रत्येक में हर एक में 5 एलिमेंट है, और यहाँ पर ये n सेट्स हैं, ईच हैव 3 एलिमेंट्स, जिसमें से हर एक में 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पहले एक चीज़ ये देखो कि आगे अच्छा समझ लेते हैं। ईच हैव 3 एलिमेंट्स, लेट u i इज इक्वल टू 1 ऊपर 30 ai। पहले देखो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़, फिर आगे क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है u i इज इक्वल टू 1 ऊपर है 30 और ai इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि a जो है वो i से लगा करके 30 तक का यूनियन, मतलब i इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक का यूनियन, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ऐसे ही यूनियन करते जाना है 30 तक, यूनियन A30, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये चीज़ है कि i इज इक्वल टू 1 U30 AI, मतलब A1 से लगा करके A30 तक के सेट्स का जो यूनियन है वो ये है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ j इज इक्वल टू 1, ऊपर n है, ये u है, ये bj है। चलो ये भी देख लेते हैं क्या है। ये है i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1, कहाँ तक, n तक, इधर bj, ये चीज़ क्या लिखी है bj, मतलब यूनियन है j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू n तक, मतलब b1 यूनियन b2 यूनियन b3, और कहाँ तक ये यूनियन है, यूनियन bn तक। इतनी बात समझ गए, ठीक। ये हमें 30 सेट्स ये दिए हुए थे, n सेट्स ये दिए हुए थे, और ये जो दिया हुआ है यूनियन 30 i इज इक्वल टू 1 ai, मतलब A1 से लगा करके A30 तक के सेट्स का यूनियन है। ये j इज इक्वल टू 1 यूनियन n bj, मतलब ये B1 से लगा करके Bn तक सब सेट्स का यूनियन है। एंड ईच हैव 5 एंड ईच एलिमेंट ऑफ S belongs to exactly 10 elements AIs and exactly 9 of the BJs, then n is equal to, ये 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। पहले इसको समझो अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई A1 A2 A3 जो यहाँ पे 30 सेट्स दिए हुए हैं, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, जिसमें हर एक में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे 30 सेट्स दिए हुए हैं और ईच में 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो जो है
भाई 30 सेट्स हैं, हर एक में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे कि सर भाई जब 30 सेट्स हैं, सब में 5 एलिमेंट्स हैं, तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 153 भाई, प्रत्येक में 5 है, 30 सेट्स हैं। तो आप ये कहोगे कि नंबर ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1, ऊपर 30 है, अच्छा ए आई के आगे है, ए आई इज इक्वल टू कितना होगा, ये 30 सेट्स है, ठीक है ना, और हर एक सेट में 5 एलिमेंट है, मतलब 30 इंटू 5। ठीक, अच्छा ऐसे ही आप यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये इज इक्वल टू 1, ऊपर n, bj, ठीक। अब b के ये जो b1 b2 b3 था, n सेट्स थे, ईच हैव 3 एलिमेंट्स, इसमें हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, सेट है n और हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो सबके यूनियन में मिला करके कितने हो गए भाई, एक में 3 एलिमेंट है, एक सेट में 3 एलिमेंट है, n सेट है, तो सब में मिला के एलिमेंट्स हो गए 3 मल्टीप्लाई n, यानी कि 3n। ठीक, ये आपने निकाला। अब जरा आप एक चीज यहां पे देखना, फिर इस पे अभी आते हैं। देखो जरा, हम आपसे कहें एक सेट है अपने पास, a इज इक्वल टू 2 3, ठीक, b इज इक्वल टू दूसरा सेट है 3 4, और c एक और सेट है 4 2, ठीक। अच्छा, अब आप जो है, आपसे ये कहा जाए कि A यूनियन B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप क्या ये करोगे कि हमारे पास यहाँ पर 3 सेट हैं, 1 2 3, और हर एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, 3 सेट हैं, हर एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो इन सब में मिलाकर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 3 सेट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, मतलब कि 6। तो क्या आप जो है A यूनियन B यूनियन C को क्या ऐसे लिखोगे कि 2 3 क्वामा 3 4 क्वामा 4 2? क्या आप इसको ऐसे लिखोगे? क्या आपने जो 6 एलिमेंट बताए वो आपने कहा 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो 6 हो गए। तो क्या ऐसे यूनियन लिखा जाता है? ऐसे तो नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 2 3 4, बस। आ गई बात समझ में? हम इसको इस तरह से, यहाँ पर जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 6 एलिमेंट्स होते तब अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पर रिपीट ना हुआ होता तो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एलिमेंट जो है रिपीट हो रहा है, एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो 6 एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो 6 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? और यहाँ पर तो आप देखो कि एलिमेंट्स जो है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट हो रहे हैं तो कौन एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है ये आप देखो। देखिए जरा, A यूनियन B यूनियन C का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट आप देखो 2 सेट में है, ठीक है ना। A यूनियन B यूनियन C का ईच एलिमेंट 2 सेट में है। ये देखिए आप, A यूनियन B यूनियन C का ईच एलिमेंट जो है वो 2 सेट में है, 2 सेट में है। यानी कि जो हर एक एलिमेंट यहाँ पर 2 बार लिख लिया गया है। और एलिमेंट तो हम एक ही बार लिखेंगे ना। अगर एक एलिमेंट मान लो
जो है वो 5 सेट में है और हमने उसका यूनियन लिखा है, तो 5 बार हम अलग अलग थोड़ी ना लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 और 2 दो सेट में है और हमने इसका यूनियन किया, 2 और 2 दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, लिखेंगे तो एक ही बार। तो ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला कि यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स निकल कर आए, मतलब कि जो हमारे नंबर ऑफ सेट था, ठीक, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट, यही तो ये चीज हमने निकाली है। ये चीज, ये नंबर ऑफ सेट है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जो नंबर ऑफ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट से जो हमको मिला, उसमें जो संख्या आई उसमें वो वाले भी तो एलिमेंट्स आ गए जो 2 बार हो रहे हैं। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार है। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि भाई हर एक एलिमेंट यहाँ पर 2 बार हो गया है। हर एक एलिमेंट यहाँ पर दो सेट्स में है। आपको बताया हर एक एलिमेंट देखो 2 सेट में है, हर एक एलिमेंट 2 सेट में है। तो करा क्या जाए, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट 2 सेट में था। तो नंबर ऑफ सेट टू नंबर ऑफ एलिमेंट था 6। अब 6 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 2 सेट में, मतलब हर एक एलिमेंट 2 बार लिख दिया गया है, और यूनियन में तो हम 2 बार लिखते नहीं है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 3। इतनी बात समझ गए वहां पे। तो नंबर ऑफ सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट से जो हमें मिला वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हमने नंबर ऑफ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट किया है ये भी सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। अब देखो जरा कितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, देखना। एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आई। अच्छा, जो ए आई सेट है और ये जो हमें इसकी और इसके नंबर्स दिए हुए ये इक्वल टू है, बराबर है, और ये एस के बराबर है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना कि जो ये चीज है और ये है, ये दोनों एस के इक्वल टू है। जो भी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ये एस के बराबर होंगे। तो लिखे देते हैं भाई ये भी एस के इक्वल टू है और ये भी एस के ही इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, S बिलोंग्स टू मतलब जो S में एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कि ये जो पूरा S दिया है A यूनियन B यूनियन C, जैसे यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C था ना, तो इस पूरे को S मान रहे हैं। ठीक है ना, S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ A आइज। ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज। ठीक है ना, यानी कि ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है ना, एस का हर एक एलिमेंट जो है ए आई के 10 सेट्स में है। ठीक, यानी कि ए आई का प्रत्येक एलिमेंट इसके 10 सेट्स में है, मतलब वो 10 बार लिख लिया गया है। जो एक बार लिखना चाहिए था वो 10 बार लिखा गया है। जैसे यहाँ पर हर एक एलिमेंट 2 सेट में था ना, ऐसे ही ये कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस belongs to exactly 10 of AIs। S का हर एक एलिमेंट AI में 10-10 सेट में है। जैसे यहाँ पर ये 2-2 सेट में था हर एक एलिमेंट, ऐसे यहाँ पर जो एलिमेंट आया है वो 10-10 सेट में है। तो क्या करेंगे, तो हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि वो 2 बार लिख गया था यूनियन में। ऐसे ही यहाँ पर हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब ये 10 सेट में इसका हर एक एलिमेंट आया तो उसको 10 बार लिख लिया गया होगा। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ ये चीज हमारा 15 निकल करके आया। आई बात समझ में कि 30 तो निकला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ सेट्स, बट 10 एलिमेंट ऐसे थे, हर एक एलिमेंट जो इसका निकल कर आया था वो 10-10 बार 10 सेटों में था। तो 10 सेटों में था तो हर एक एलिमेंट को 10 बार लिखा गया था। जैसे यहाँ पर ये 2 था ना, वो 2 सेटों में था तो 2 बार लिख गया था। ऐसे ही यहाँ पर हर एक एलिमेंट 10 सेटों में था तो वो 10 बार लिख गया था। तो उसको एक बार करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया, लो 15 आ गया। ऐसे ही जो n में क्या है, एग्जैक्टली 9 बी द बीजेस देन n। इसी तरह से 9 जो बीजेस के सेट हैं, जो ये सेट B1 B2 बने हुए हैं, इसमें 9 बार हर एक एलिमेंट आया है। Each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly 9 of BJs।
ये 9 बार आ गया है। तो ये आ गया है हर एक। अब इसमें जितने एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट 9 सेट में है। जैसे यहाँ पर हर एक एलिमेंट 2 सेट में था, ऐसे यहाँ पर हर एक एलिमेंट 9 सेट में, मतलब वो 9 बार लिखा हुआ है। और लिखते तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी में, या ए यूनियन बी, कुछ भी होगा, एक ही बार लिखेंगे ना, 9 बार थोड़ी ना लिखेंगे। अगर कोई चीज़ 9 सेट में है तो एक ही बार लिखेंगे ना। तो यहाँ पर तो इसका हर एक एलिमेंट 9 सेट में है, मतलब 9 बार लिखा है, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर 2 सेट में था हर एक एलिमेंट, 2 बार लिख के 2 से डिवाइड कर दिया था, तो ये आ जाएगा n/3। अच्छा, अब हमें n की वैल्यू बतानी है। ये भी s के इक्वल टू है, ये भी s के इक्वल टू है। इसमें खुद ही दे रहा है कि ये चीज देखो, नंबर ये n सेट्स ईच, ये चीज जो दी हुई है ai इज इक्वल टू नंबर ऑफ n, j इज इक्वल टू 1, bj इज इक्वल टू s, ये दोनों s के बराबर है। तो ये भी s के बराबर निकला, ये s निकला, इधर ये s निकला, मतलब ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ही s है। बात समझ में आ रही ना क्यों s है भाई? क्योंकि ये चीज देखो, ये चीज देखो, ये चीज s के बराबर, ये भी s के बराबर है, और ये भी s के बराबर है। तो भाई ये चीज ये निकली, ये चीज ये निकली, तो दोनों s के बराबर है, इज इक्वल टू n/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज इक्वल टू 45 आपका आंसर हो जाएगा। और हमारा जो 45 है वो ये हमारा सी वाला है। आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।